सुने भाई, गोइंग टू स्टार्ट नाउ। टॉपिक ऑफ द डे ये होना है यार, नेमाटोडा एस्किलेहेलमिंथिस। नेमाटोडा राउंड वर्म। वर्म्स उनको कहा जाता है जिनको टांगे ना हो। इंसेक्ट को लेग्स हैं, जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट वर्म्स नहीं है। प्लेटिहेलमिंथिस वर्म्स हैं, एस्किलेहेलमिंथिस भी वर्म्स हैं। सेगमेंटेड वर्म यानी अर्थवर्म यानी एनिलिडा भी वर्म्स हैं। तो कितने वर्म्स के क्लासेस हैं, फाइलम है 3। सबसे छोटा वर्म प्लेटी, बड़ा वर्म एनिलिडा, ये बीच वाला है। ये नहीं, वो टांगे नहीं है, वो ऐसे नेल की तरह स्ट्रक्चर से चिपकने के लिए सिटा या पेरापोडिया। वो एक्चुअल लेग नहीं है, लेग का दर्जा उनको नहीं है। पैरों का दर्जा है, पैरों का भी नहीं है। चलो भाई सुने, वो केमिकल्स के बने हुए हैं। अभी जो नेमाटोडा हैं इनको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब के अंदर ट्यूब होता है, राउंड होते हैं ट्यूब की तरह, और गट भी ट्यूब की तरह। तो खुद राउंड है, ट्यूब है, और इनका गट भी ट्यूब है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब। इनको हम सीडोसिलोम कहते हैं। क्या मैं कहूं इनको ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं? क्या मैं कहूं ये सीडोसिलोमेट हैं? यानी मेसोडर्म ने बॉडी कैविटी नहीं बनाई, बॉडी कैविटी प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील पता है? ब्लास्टोसील, ब्लास्टुला वाली कैविटी से बॉडी कैविटी बनी है, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में। कैविटी कैसी है? वैक्यूलेटेड है। वैक्यूलेटेड कैविटी है। उन वैक्यूल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? प्रोटीन एंड पानी। प्रोटीन एंड पानी, तो पानी से भरी हुई बॉडी है। तो स्केलेटन इनका कौन सा हो गया? पानी वाला। बातें समझ आ रही हैं? हाइड्रोस्केलेटन कौन से फाइलम्स में है? निडेरिया, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्किलेहेलमिंथिस, एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा ने जंप मारा और एक्सोस्केलेटन लगा लिया, काइटिन का या कैल्शियम कार्बोनेट का। दोनों तरह का होता है। कुछ इंसेक्ट मूवमेंट करते हैं ऐसे, मतलब उनके ऊपर सॉफ्ट एक्सोस्केलेटन है काइटिन का, और कुछ की बॉडी स्ट्रेट होती है, एक ही कवर होता है स्केलेटन का, अंडे की तरह, कैल्शियम कार्बोनेट का, सिलिका का। उनका स्केलेटन सपोर्ट नहीं करता लोकोमोशन में। या तो उनको टांगे होती हैं, या तो उनको पंख होते हैं उड़ने के लिए, या तैरने वाले होते हैं। बहरहाल डिस्कस करेंगे आगे। राउंड वर्म नेमाटोडा को नेमाटोडा इसलिए कहा गया है, एस्किलेहेलमिंथिस या नेमाटोडा का मतलब है एंड जो हो वो नोकीली हो, पॉइंटेड एंड वाले। आगे वाली एंड भी पॉइंटेड है, आगे वाली एंड भी पॉइंटेड है, और पीछे वाली एंड भी पॉइंटेड है। मैं इनको बहुत सीधा करके बना रहा हूं, ऐसे सीधे हैं नहीं ये, ठीक है? बिल्कुल राउंड है, बिल्कुल। प्लेटिहेलमिंथिस कैसे थे? ऐसे थे, और ये ऐसे गोल है, राउंड है, बिल्कुल बिल्कुल राउंड है। प्लेटिहेलमिंथिस ऐसे थे, वेंट्रल साइड से ज्यादा प्लेटिनेट थे। डोर्सल उनकी भी थोड़ी राउंड थी, डोर्सल उनकी भी थोड़ी राउंड होती है, मगर वेंट्रली ज्यादा फ्लैट होते हैं। बहरहाल ये टोटली इधर उधर से चारों तरफ से ऑल अराउंड क्या है? राउंड है। इनके अंदर यहाँ पे होता है माउथ, और माउथ पे जो लिप्स लगे होते हैं, लिप्स पर इनका होता है, ये हो गया माउथ, और माउथ पर लगी होती हैं पेपिली। पेपिली क्या है भाई? पेपिली इनका जो है वो रिसेप्टर है। जैसे इंसेक्ट में एंटीना मिलेगी, जैसे प्लेनेरिया में हाई स्पॉट था, ऐसे इनके पास पेपिली है। पेपिली सेंसरी ऑर्गन कहूं, पेपिली इनकी आंखें हैं, पेपिली इनका रिसेप्टर है। आंखें भी तो रिसेप्टर है ना, आंखों से नजर आ रहा है, इनसे महसूस होगा। नाक से जैसे स्मेल होती है ऐसे महसूस होगा। तो पेपिली इनका रिसेप्टर है। माउथ कहाँ पे है? फ्रंट साइड पे, वेंट्रल साइड पे।
फ्रंट के वेंट्रल में माउथ है और माउथ के बाद ये है फेरेंक्स और फेरेंक्स के बाद ये इनका गट है और ये एनस। तो क्या मैं कहूं इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक आ गया। ये फर्स्ट फाइलम है जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब की तरह है, क्योंकि ये है एनस फॉर इजेशन और ये है माउथ फॉर इंजेशन। ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ट्यूब, ये भी ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। और ये है इनकी बॉडी की कैविटी, बॉडी की कैविटी कौन सी? सीडोसीलोम, सीडोसीलोम। और ये इनके बॉडी के वाल में थोड़े थोड़े मसल्स हैं। कौन से मसल्स नजर आ रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल, सर्क्यूलर? ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं फॉर लोकोमोशन। इनका अंड्यूलेटिंग है, अंड्यूलेटिंग समझ रहे हैं? अंड्यूलेटिंग का मतलब है, इस पे गलत लिख दिया जो करो समझियो। अंड्यूलेटिंग का मकसद है ऐसे ऐसे ऐसे। ये इनकी मसल राउंड जो है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बॉडी शॉर्ट पड़ जाएगी, फिर ये मसल रिलैक्स करेगी तो बॉडी आगे करेगी, लंबी हो जाएगी। अर्थवाम में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अर्थवाम में आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल के साथ सर्कुलर भी आ जाएंगी, यहाँ पे सर्कुलर नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये इनका नर्वस सिस्टम है, कहाँ पे लोकेटेड है? हेड है ही नहीं, हेड है ही नहीं, माथा है ही नहीं इनके अंदर। माथा इधर होना चाहिए था, क्योंकि ब्रेन नहीं है फ्रंट साइड में। फेरेंक्स के ऊपर रिंग के फॉर्म में गैंग्लियन है। फेरेंक्स के ऊपर कितने रिंग हैं? एक ही गैंग्लियन है। एनिलिडा के पास कितने थे? एनिलिडा नहीं पढ़ा, प्लेटिहेल्मिन्थस के पास 2 थे। हेडेरिया के पास था ही नहीं, सीएनएस डिफ्यूज नॉन पोलर नर्वस सिस्टम था। समझ आ रही है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। ये क्या बनाया मैंने? ये क्या बनाया? गैंग्लियन कहूं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहूं, या दोनों बात एक ही है? एक ही है। और ये इनसे निकला है एक नर्व का कॉर्ड। कहां पे है ये डोर्सल नर्व कॉर्ड। और ये कहां पे है? ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और ये बताएं ये कहां पे है? ये वाला कहां पे है? ये वाला कहां पे है? एक वेंट्रल, एक डोर्सल, एक ये लेटरल साइड से। और इसके सामने अगली साइड से एक और भी कॉर्ड है। तो ये दोनों येलो वाले क्या हो गए? येलो वाले क्या हो गए? लेटरल। तो लेटरल कितने हैं? 2। वेंट्रल कितने हैं? डोर्सल कितने हैं? टोटल कॉर्ड कितने हैं? बाकी इनसे न्यूरॉन अटैच हैं। एक गैंग्लियन रिंग के शेप पे फेरेंक्स के ऊपर 4 कॉर्ड, 2 लेटरल, 1 वेंट्रल, 1 डोर्सल और बाकी न्यूरॉन और रिसेप्टर। ये इनका नर्वस सिस्टम है, अच्छे वाला है नर्वस सिस्टम। उसके बाद नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसेस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन। स्किन परमिएबल है, स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करेंगे। राउंड वार्म के अंदर अगर मैं कहूं नंबर ऑर्गेनिज्म का, कल भी डिस्कस किया था हमने कि 80% दुनिया के ऑर्गेनिज्म राउंड वार्म है। एक इंसान अगर ढूंढ लें, आप ही बैठे हैं, तो आपके बराबर 60 बिलियन नेमाटोड आपको मिलेंगे। इतने नेमाटोड ज्यादा है। डाइवर्सिटी इनकी कम है, नंबर इनका ज्यादा है, रिप्रोडक्शन इनका बिल्कुल फास्ट है, रिप्रोडक्टिव रेट इनका तेज है, इसीलिए नंबर इनका बड़ा है। और एडजस्टमेंट इनकी बड़ी तेज है। जहाँ पे रहते हैं ऑर्गेनिज्म ज्यादा बचते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, हैबिटाट क्या है इनकी? रहते कहाँ पे हैं? हैबिटाट हर जगह रहते हैं तकरीबन, मगर इंसेक्ट से कम। हर जगह मतलब ये फ्री लिविंग भी हैं, ये पानी में रहने वाले भी हैं, ये पानी में एक्वाटिक, मैरीन और टेरेस्ट्रियल भी हैं, ये एंडोपैरासाइट भी हैं। ज्यादातर एंडोपैरासाइट हैं, वेरी रेयरली फ्री लिविंग एक्वाटिक और थोड़े टेरेस्ट्रियल भी हैं इनके अंदर, थोड़े टेरेस्ट्रियल भी हैं इनके अंदर। ठीक है, तो मेजॉरिटी 90% से ज्यादा ये हैं क्या? एंडोपैरासाइट। ये इनको कहा जाता है फाइलम ऑफ पैरासाइट। सबसे ज्यादा पैरासाइट इनमें पाए जाते हैं। और इंसान माशाल्लाह 50 टाइप के वार्म्स का मेजबान बना हुआ है। मतलब 50 वार्म्स इंसान को अटैक करते हैं, इंसान में रहते हैं, इंसान पे रहते हैं, इंसान की
ब्लड इंसान के अंदर रहते हैं और उनमें से एक का नाम है पिनकावाम। पिनवाम सुना है? पिनवाम का दूसरा नाम बताएं भाई, पिनवाम का दूसरा नाम। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड, एस्केरिस का नाम बता रहे हैं आप, ये एस्केरिस का नाम है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड, लुम्ब्रिक्वाइड। ये आपके इंटेस्टाइन में रहता है, इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। और पिनवाम, और उसके अलावा हुकवाम, हुकवाम का दूसरा नाम बताएं। एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनली, बुक में नाम लिखा हुआ है, कंप्लीट लिख लें। ये हुकवाम आपका, ये कहां पे रहता है? ये हुकवाम, ये विलाय, विलाय है ना, विलाय, विलाय पर रहता है, मतलब यूजिनामिलियम विलाय पर रहता है। ये सारे पैरासाइट मैंने लिखे हैं, तीनों पैरासाइट हैं। फिलेरिया वाम, ये इसका नाम नहीं है पिनवाम का, पिनवाम का नाम है इंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस, इंटेरोबियस वर्म। अच्छा, विलाय में रहता है ये। इसके पास क्या कहूं, इसके पास और इन तीनों के पास हुकर हैं एंड शक्कर हैं। ये कल भी मैंने डिस्कस की थी कि प्लेटीहेल्मिन्थस के पैरासाइट और एस्केरिस के, सॉरी, नेमाटोडा के पैरासाइट के पास हुकर भी होते हैं एंड शक्कर भी होते हैं। तो ये हुकर लगा के चिपक के शक्कर से सक करता रहता है हमारे इंटेस्टाइन से खाना। और ये जो हुक्वाम है, इसके पास बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये एंटीकोआगुलेंट प्रोड्यूस करता है, एंटीकोआगुलेंट प्रोड्यूस करता है। हमारी ब्लड वेसल से ब्लड लेता है, हमें पता चलता है ये ब्लड कहीं और बाहर जा रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्रेन क्या करता है, क्लॉटिंग करवाता है। जब ब्रेन क्लॉटिंग करवाता है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्लेटिलेट्स ये वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको ब्लड नहीं मिलती। जब नहीं मिलती तो ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जो एंटीकोआगुलेंट होता है, वो जो क्लॉट बना होता है उसको तोड़ देता है। जैसे एस्पिरिन है, डिस्पिरिन है, ये हमने बनाई है, एंटीकोआगुलेंट है, अटैक होती है तो खा लेते हैं, वैसे भी ब्लड को पतला करती है। जो भी थ्रम्बस, इम्बोलस, ये वो क्लॉट, एथेरोस्क्लेरोसिस इस पर पड़ती है। ऐसे टाइप का ये एस्पिरिन टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं एंटीकोआगुलेंट। ये क्या करेगा, इंसान ने जो ब्लड इसकी रोकी, बंद की सप्लाई, वो खोल देगा और फिर ब्लड लेता रहेगा। तो हमसे ये बड़ा जोर है। उसके बाद आपका आ गया पिनवाम, क्या नाम था इसका, इंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस, वर्मिक्यूलेरिस। रटे लगाने हैं भाई, रटे लगेंगे बाकायदा लगेंगे। डगेशिया नाम याद है, लग गया है ना रटा। लिवर फ्लूक, हेपाटिका फेशियोला, टेपवाम, ये भी लग जाएंगे। ये उनसे थोड़े टिपिकल है मगर लग जाएंगे, थोड़े टिपिकल है। पिनवाम जो है ये रहता है सीकम के अंदर। कहाँ रहता है, कोलान के अंदर। कहाँ रहता है, अपेंडिक्स के अंदर ये साइट है इसकी। और ये यहाँ पे आपकी हमारी म्यूकोसा को अटैक करता है, इन्फ्लामेशन करता है, वहां पे इचिंग करता है, इचिंग करवाता है। और ये ज्यादातर जो है ये वाला हुक्वाम, अले कहीं चाहे उबार रखे, ये चाइल्ड पे अटैक करता है ज्यादा हुक्वाम। और चाइल्ड के अंदर फिजिकल एंड मेंटल दोनों रिटार्डेशन करवाता है। फिजिकल भी ग्रोथ कम होगी और खोपड़ी भी कम करेगी, इसका इफेक्ट होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि फूड सारा विलाय से ले लेगा, बॉडी को फूड नहीं मिलेगा तो विलाय से ले रहा है ना, एब्जॉर्प्शन वहां से होती है, बॉडी को सप्लाई बंद, ये इसको सप्लाई होगी, इसका रिप्रोडक्शन तेज, हमारी ग्रोथ स्लो। ठीक हो गया। और ये कहाँ पे रहता है, सीकम के अंदर, कोलान के अंदर, अपेंडिक्स के अंदर हुकर और शक्कर लगा के जो सप्लाई दी जाती है इंटेस्टाइन को, जस्ट वो लेता रहता है। ये इचिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, म्यूकोसा, इंसोमिया होती है, नींद नहीं आती, इंसोमिया वगैरह ये इसके सिम्टम होते हैं। और इन सब में ये होता है कि मेल थोड़ा छोटा होता है और फीमेल की बॉडी जो होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है। नेमाटोडा सारे के अंदर ये फीचर है। क्या बचा भाई इसका, कौन सा सिस्टम बचा,
बुक से देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाहिद फाइलम है आपका अभी तक जो पढ़े हैं ये यूनिसेक्सुअल है, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये बायसेक्सुअल नहीं है। इनके अंदर मेल और फीमेल जुदा बॉडी है, जुदा सेक्स ऑर्गन है, जुदा ऑर्गेनिज्म है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ये है एक नेमाटोडा, और ये नेमाटोडा के अंदर ये है पोर, एक्सक्रीटरी पोर। एलिटी एलिमेंट्स में एक्सक्रीटरी पोर कितने थे? बहुत सारे थे ना। एक्सक्रीटरी पोर, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर एक ही है, और ये है डक्ट, ये एक नहीं है, ये दो डक्ट हैं। ये दो डक्ट ऐसी ही थी, एलिटी एलिमेंट्स में ऐसे ही दो डक्ट थी। कहाँ पे थी? लेटरल साइड पे थी। ये दोनों वेंट्रल साइड पे हैं। ये दोनों नेफ्रीडियल डक्ट कहाँ पे हैं? वेंट्रल साइड पे हैं। गोल है ना, गोल है यूं, तो इधर हैं दोनों, इधर हैं, नीचे नहीं, बॉडी के अंदर ही है। वेंट्रल साइड, ये लेटरल साइड है, ये डोर्सल साइड है। कितने हैं नेफ्रीडियल डक्ट? 2। और यहाँ पे इनके ऊपर सेल्स लगे होते हैं जिनको हम रेनेट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेनेट सेल कहते हैं, या रेनेट ग्लैंड कहते हैं, या रेनेट टिश्यू कहते हैं, या रेनेट सिस्टम कहते हैं। अब प्रोटोनेफ्रीडिया को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? मेन वो है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में से प्रोटोनेफ्रीडिया का फ्लेम सेल, नेफ्रीडियल डक्ट और एक्सक्रीटरी पोर, 3 थे ना। इन तीनों में से नाम क्या दिया है फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रीडिया को? अदर नेम फ्लेम सेल। तो ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको भी प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। उसके इक्विवेलेंट है। फर्क ये है कि एक्सक्रीटरी पोर थोड़े एक ही है, वहां पे ज्यादा है, और फ्लेम सेल नहीं है। फ्लेम सेल की जगह पे रेनेट सेल काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन ये करते हैं। तो थ्रू आउट द डक्ट रेनेट सेल लगे हुए हैं, या रेनेट ग्लैंड कहते हैं, इसीलिए इसको रेनेट सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन कहते हैं। रेनेट सिस्टम यहाँ पे कोलाई का भी होता है। तो अगर ये मैं कहूँ ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये यहाँ से एनस है, तो एनस को कोलाई का कहेंगे। ये एक्सक्रीटरी पोर है, वो अनडाइजेस्टेड फूड का पोर है, एनस। रीअब्जॉर्प्शन होगी भाई, बाकायदा होगी। रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मसला होगा। कौन सा मसला होगा? सारा खाया हुआ फूड निकल जाएगा। चलो, लोकोमोशन कौन सा था? देयर इज नो, टांगे वांगे कुछ नहीं है, मसल के थ्रू। कौन सा लोकोमोशन? भाई पैरासाइट को तो लोकोमोशन चाहिए ही नहीं ना, ज्यादातर पैरासाइट है, हुक लगा के चिपक लेंगे बस। जैसे वहां पे लिवर फ्लूक और टेपवर्म, फीमेल एस्केरिस लार्जर। हाँ चलो भाई, फाइलम पूरा। इसके फाइलम के बाद एक और फाइलम आता है जिसका नाम है एनेलिडा। एनेलिडा यानी सेगमेंटेड वर्म। और इसमें ऑर्गेनिज्म आएगा एक अर्थवर्म, दूसरा आएगा कौन आएगा दूसरा? नेरीज। तीसरा आएगा कौन? लीच। पैरासाइट कौन है इनमें से? ये भी पैरासाइट है, ये भी पैरासाइट है। नेरीज एंडोपैरासाइट है, लीच एक्टोपैरासाइट है। लीच ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगेन ये एंटीकोआगुलेंट प्रोड्यूस करता है, जो पानी में रहता है, एक्वाटिक है, पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है। जब कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल पानी में उतरता है और ये उसको बाइट करता है, अपने हुकर लगा के ब्लड को सक करता रहता है, और इसकी साइज बढ़ती रहती है, बड़ा होता जाता है, और ये सेपरेट नहीं होता, ब्लड को चूसता रहता है और बड़ा होता जाता है। पानी से जो एनिमल निकलेगा, हम देखेंगे भाई बफेलो है, कोई काऊ है, या कोई भी एनिमल है, उसको ये जो है चिपकी पड़ी है, हम उसको उधर से सेपरेट करेंगे फोर्स से, तब जाके सेपरेट होगा। बैन मारेंगे मरेगा भी नहीं। उसकी बॉडी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई हड्डी वगैरह तो है नहीं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। काइटिन आ गई है यहाँ पे। काइटिन क्यों आ गई है स्किन में? रीजन बताएं। व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल रीजन? ये है हैबिटाट। हैबिटाट कहाँ पे है भाई? मेजॉरिटी सॉइल के अंदर, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं। मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहने वाले तो पानी की कंजर्वेशन लाजमी है। पहले वाले जितने फाइलम थे अमोनिया प्रोड्यूस करते थे, मुझे बताएं ये यूरिया प्रोड्यूस करेगा या यूरिक एसिड? यूरिया, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी है, मॉइस्ट कंडीशन में रह रहा है। बिल्कुल सही।
यूरिया। अर्थवाम, अर्थवाम जो है वो कैसी इसकी शक्ल है, ऐसी इसकी शक्ल है, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं बॉडी के अंदर, सेगमेंटेड वार्म कहते हैं। पहले सेगमेंट में इनका ब्रेन होता है, हेड होता है, माउथ होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और ये गट होता है थ्रू आउट द बॉडी, एक ही गट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। मुझे बताएं, एनिलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्रिकल बायोलेटरल, ये तो बात ही नहीं करें ना, वो एक फाइलम रेडियल था, कौन सा, नाइडेरिया। पहला तो सिमेट्रिकल ही नहीं था, पोरीफेरा, बाकी बायोलेटरल हैं सारे, बायोलेटरल। तो ये सीलोमेट है, पहला सीलोमेट है, ये पहला सीलोमेट है। पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट कौन सा है, पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसीलोमेट, पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट। ये बातें याद रखनी है, पहला ट्रिप्लो कह के वो लगा देगा सीलोमेट, तो आप करेंगे प्लेटिगेलमिंथस जल्दी में, क्योंकि पहला ट्रिप्लो कहा है उसने, ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती हो जाती है। अभी भी मैंने एमसीक्यूज दिए थे कुछ ऐसे, आपने गलत किए हैं, आगे नहीं देखा क्या है। वो लंग्स के अंदर अल्वेओलाई का नंबर, एक लंग्स का पूछा है आपने 700 लगा दिए हैं, 500 लगा दिए, 700 ऑप्शन था ही नहीं, था लगा दिया है आपने, लकीर के फकीर बनने की कोशिश की है आपने। चलो तो भाई ये माउथ है, ये एनस है, ये बायोलॉजिकल माउथ है, ये बायोलॉजिकल एनस है, तो ये सीलोमेट है, ये उसकी बॉडी की वाल है जो मैं बना रहा हूं अभी। इसमें कौन सी मसल है, अभी अभी पढ़ाया मैंने, लॉन्गिट्यूडल, सर्कुलर, या दोनों टाइप की मसल हैं। तो भाई क्या मैं कहूं इस बॉडी कैविटी में अंदर पानी भरा है, क्या मैं कहूं ये हाइड्रोस्केलेटन है, हाँ। तो भाई एक हाइड्रोस्केलेटन और दूसरी ये वाली क्या मसल्स कौन से टाइप की हैं, सर्कुलर भी हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हैं, ये सर्कुलर मसल, ठीक है, ये सर्कुलर मसल, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल। और तीसरा लोकोमोशन करने के लिए क्या कहूं, तीसरा लोकोमोशन करने के लिए ये सिटार, सिटार की जो अरेंजमेंट है गलत बन गई है, एक मिनट, उल्टी बना दी मैंने। सिटार की जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगी, ऐसे होगी सिटार, सिटार पेयर में है, वेंट्रल साइड पे है या डोर्सल साइड पे है, वेंट्रल साइड पे है, नीचे की तरफ है, और ये हो गई सिटार, एक सिटार, दूसरी मसल, तीसरा पानी, ये मिलके लोकोमोट करवाएंगे, लोकोमोशन अंड्यूलेटिंग होगा। और कैसे होगा सुने भाई, लोकोमोशन कैसे होगा। अब अर्थवाम कहां पे पड़ी है, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर। क्या मैं कहूं अर्थवाम जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, कैसे, डेट्रीवोर है, डेट्रीवोर है। नेमाटोडा में भी जो मैंने कहा था सॉइल में रहते हैं थोड़े बहुत, बाकी तो पैरासाइट है, वो थोड़े बहुत डेट्रीवोर हैं। डेट्रीवोर समझ आ रही है, वो एनिमल एक होता है डेड बॉडी को तोड़ता है टुकड़ों में, ये डिकम्पोजर है, जो बचा हुआ डेड बॉडी है, डिकम्पोज होने के बाद जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है जो उस पे बचे हुए डेड बॉडी पर ग्रो करे, ये डेट्रीवोर है, ठीक है। तो अर्थवाम यानी एनिलिडा और आपके प्लेटिगेलमिंथस पैरासाइट भी हैं और डेट्रीवोर भी हैं। तो अर्थवाम डेट्रीवोर है, ये तो पैरासाइट है। अर्थवाम डेट्रीवोर है तो जमीन से अगर ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेगा इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। और एक बात, जमीन के अंदर पोर बनाता है, पोरासिटी इंक्रीज करता है, इसकी वजह से जमीन में एयर ज्यादा स्टोर होती है, तो प्लांट के रूट्स को ज्यादा एयर मिलती है। जब प्लांट के रूट को ज्यादा एयर मिलेगी तो प्लांट अच्छे खासे ग्रो करेंगे। मतलब ये सॉइल की पोरासिटी को इंक्रीज करते हैं, एयर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, प्लांट की हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में, ठीक है ना, परफोरेटेड सॉइल बनाते हैं। कौन, अर्थवाम। अर्थवाम को फिशबेड भी कहा जाता है। फिशबेड क्यों कहा जाता है, फिशबेड समझ आ रही है, फिशिंग करने वाला गया कुंडी लेके, उस कुंडी में अर्थवाम
इसको फंसाया, ये अर्थवाम ऐसे है ना, अंदर से होलो, अर्थवाम को इस पे ऐसे चढ़ा दिया कुंडी पर, लोहे की कुंडी होती है, और अर्थवाम को सिंधी में क्या कहते हैं, सांपो, और इसको यर्म चो, यर चो, झको चो। नेरीज वो इंसेक्ट है यार, सौ पेरी जू आ न नेरी, हाणे उसका सर्च कयो, उहा छा आहे, उहा लाइस आहे, जूअ खे छा चइबो आहे, लाइस, उहा ॿी शइ आहे, छा आहे यार मूंखे यादि नथो अचे, एंडोपेरासाइट आहे। हलो ॾिसो मूंखे ॿुधायो छा चक्कर आहे हिन जो। हाँ फिश बेट पर थे हम। फिश बेट मतलब ये हम फिश के लिए खाना यूज करते हैं, फिश को खाना दिखाते हैं, और ये फिश सांपे को आके, अर्थवाम को आके खाती है। उसको क्या पता इसके अंदर लोहे की कुंडी है, उसकी जो गिल्स हैं वो फंस जाती हैं, और हम धागे को खींचते हैं तो मछली आती है, मछली लेके घर जाते हैं और फिर पकाते हैं। फोटो तो ठीक है, स्टेटमेंट छा लिखल अथसि, नेरी सौ पेरी वांगुर आहे, सौ पेरी न चवंदासीं, सौ पेरी मारी पोडा में, इंसेक्टा में, आर्थ्रोपोडा में अचे थी मलंगो, वर्म्स, क्लास वर्म्स, रेग सिलेंडर, पुछे त अटैक कंहिंते करे थी, गूगल खां पुछ न, हेॾी दोस्ती थी गूगल सां। हा कन खजूर आहे, कन मां क्रॉस करे वञी अटैक कंदी आहे यार, सही सही सही। हाँ न इहा तव्हां ईअं सौ पेरी चवंदा हो हिनखे, सौ पेरी जेका आहे असली इंसेक्ट आहे, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम अचनि थियूं, हिननि जा सिस्टम जेके आहिनि न एनिलिडा वारा आहिनि। इंसेक्ट इहो तव्हां सम्झंदा हो, कन में सौ पेरी वेंदी आहे, उहा सौ पेरी जहिड़ी हूंदी आहे, सौ पेरी न आहे, सौ पेरी इंसेक्ट आहे यार, आर्थ्रोपोडा आहे मलंगो, सेंटीपीड। हाँ पुछेस गूगल खां पुछेस त सेंटीपीड खे नेरीज़ चवंदा हुई। अब पढ़ायां तो एॾो स्पीड में तकड़ में पढ़ायां तो ॿिया कीअं पढ़ायां, हाणे हिकिड़ो मिंट ॻाल्हाइण बि नथा ॾियो। मिलीपीड भी सेंटीपीड वांगुर आहे, पर जंगा थोड़ी घटि अथसि। प्रोकोफोर लार्वा जो नालो आहे, पढ़ायां तो लार्वा सभिनी जा। अदा ॿुधो छोकिरो, मोटी अचो, छा चएं? हलो हलो गूगल ही परेशान आहे बाबा, छॾियो फ़िलहाल, असांखे यादि थी वेंदियूं आहिनि। ओल्ड एसटीबी मां कहिड़ो छॾियो आहे, ओल्ड एसटीबी सॼो पढ़ायो आहे मां, पंजाब पढ़ायो आहे, फेडरल पढ़ायो आहे, केपी के पढ़ायो आहे, का पॉइंट रहिजी वञे थी, मां बि इंसान आहियां त पुछी वठो बाबा ये शइ तव्हां न पढ़ाई, ये पंजाब में लिखियल आहे। फिलेरियासिस हिन जो मेंबर आहे, हा पंजाब में मेंशन थियल आहे, बॉक्स में घणो करे लिखियल आहे। ओल्ड एसटीबी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन निडेरिया बॉइज मोटी हलो निडेरिया थे कम जी गाल छोकरी पूछी आ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसको कहते हैं? ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें मॉर्फोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म एक स्टेज में अलग हो, दूसरी में अलग हो जाए। निडेरिया में पोलिप स्टेज सिलेंड्रिकल है और फिर मेडुसा अम्ब्रेला टाइप, ये दो स्टेजेस मिला के एक जिंदगी है, लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल और जिंदगी में फर्क क्या है? लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान, पैदा होने से बच्चे पैदा करने तक ये लाइफ साइकिल हो गई। एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, वो बड़ा होके मैच्योर होके उसने भी बच्चा पैदा किया, ये लाइफ साइकिल हो गई।
ये पूरी लाइफ नहीं हो गई। लाइफ साइकिल मतलब आप बने हो ऐसे बना के दिखाओ, जिंदगी का चक्कर पूरा। अब वो बेटा आपके पोते पैदा करेगा, ये उसकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ स्पान मतलब पैदा होने से मरने तक, मरने तक। तो लाइफ साइकिल को ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे, जब लाइफ साइकिल में मॉर्फोलॉजिकली तो दो डिफरेंट स्टेजेस आ जाएं। तो क्या मैं कहूं, लाइफ साइकिल तो प्लांट में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो प्लांट में होती है, मगर एनिमल में ओनली निडेरिया के पास ये फीचर है। पोलिप एंड मेड्यूसा आ तक करियो यार। चलो भाई, कहां पे थे, कहां पर थे, लोकोमोशन पर थे, लोकोमोशन पर थे भाई। सुने, लोकोमोशन को सुने गौर से। ओ लखन एरिक सालकर रियाज मां के ताजो पानी पिया रहा जी। नंदन अदा बुधो छोकरा, नेमाटोडा जो मेंबर आ फिलेरियासिस, फिलेरिया चई सघो था। बुधो गौर से सुने भाई। अब क्या होगा, लोकोमोशन कैसे होगा, ये इतनी बड़ी लंबी है, अर्थवर्म जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर, जमीन में स्पेस बना के गई है, इर्द गिर्द क्या है, जमीन है, वो बोर बना के उसमें पड़ी हुई है। अब ये मूव करेगी आगे, आगे मूव कैसे करेगी सुने भाई। पहले लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। चलो किसी को भी कर लें, लॉन्गिट्यूडनल मसल को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब ये रिलैक्स होंगी। मसल एंटागोनिस्टिक है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो अगली रिलैक्स होंगी। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करें तो बॉडी आगे आएगी, पीछे नहीं जाएगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इधर से भी उधर से भी, बीच की ओर, मगर बॉडी पीछे नहीं जाएगी। हालांकि बॉडी थोड़ी उधर आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए, मगर बॉडी कैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, छोटी पड़ जाती है, पीछे से आगे आती है, क्योंकि जो सिटाए लगे पड़े हैं वो जमीन में ऐसे लगे हैं, ऐसे लगे हैं कि ये जमीन को उखेड़ के पीछे नहीं जा सकते। समझ आ रही है? इनकी अरेंजमेंट ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होती तो शायद ये कॉन्ट्रैक्ट करने से निकल जाते या सीधे होते। तो ऐसे अरेंजमेंट है, तो ये जमीन के, इसके बाद इतनी ताकत नहीं है कि जमीन को उखेड़ ले, और सिटा इतने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, तो जो ताकत लगती है सिता जमीन को नहीं उखेड़ पाते, तो वहीं पे जमे रहते हैं और बॉडी आगे चली आती है। भाई बॉडी आगे आ गई, अदा मेहरबानी। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल मसल ने और सर्कुलर ने रिलैक्स किया। अभी क्या मैं कहूं, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो लंबी बॉडी थी वो छोटी हो गई, तो पानी का भी प्रेशर है, पानी के प्रेशर से बॉडी मोटी हो गई है, और सर्कुलर मसल के रिलैक्स होने से बॉडी मोटी हो गई है। समझ आ रहा है? पानी का प्रेशर कौन से मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से पड़ा है? वॉल्स पर, लॉन्गिट्यूडनल पर। तो कौन सी मसल ने पानी के प्रेशर को सपोर्ट करके बॉडी को मोटा बनाया है? सर्कुलर ने रिलैक्स करके पानी को कहा आओ भाई। समझ आ रही है? तो सिटाएं और घुस गई हैं, सही कह रहा हूं मैं। बॉडी जब मोटी हो गई है, मोटी हो गई है, तो सिटाएं और जमीन के अंदर पक्के तरीके से घुस गई हैं। पीछे वाली सिटाएं निकल के आई हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे निकल के आ गई, आगे वाली नहीं पीछे गई। समझ आ रही है? चलो अगला स्टेप, अगला स्टेप ये है कि बॉडी अब क्या करेगी। स्टेप नंबर 2, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये मसल रिलैक्स करेंगी। देन व्हाट विल हैपन, बॉडी पतली होगी। सर्कुलर जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी पतली होगी, बॉडी पीछे जाएगी या आगे जाएगी? आगे। क्यों जाएगी? क्योंकि जब बॉडी पतली होगी, पहले तो सिटाए निकलेंगे, जब सिटाए निकलेंगे तो जमीन को
उखेड़ के पीछे नहीं जाएंगे, तो जैसे निकलेंगे आगे जाके गिरेंगे, है ना, आगे जाके गिरेंगे सारे सीटाएं निकल कर निकले। क्यों? सर्कुलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जमीन को छोड़ के आई बॉडी, तो सीटाएं भी निकल आए, सीटाएं भी निकल आए तो आगे जाके गिरे, एक कदम आगे तो बॉडी आगे चली गई। ये बॉडी कहां पे पहुंच गई? ऐसे हो गई भाई, बॉडी ऐसे हो गई, इधर पहुंच गई, ये डिस्टेंस तय हो गया। तो पानी का रोल है लोकोमोशन में, पानी का और मसल का भी रोल है और सीटाए का भी रोल है। नेरीज के अंदर पेरापोडिया होती हैं। व्हाट आर पेरापोडिया? लिजर्ड है ना, अगर मैं लिजर्ड की कॉपी करूं और यहाँ पे मैं चिपकने की कोशिश करूं तो मेरे हाथ यहाँ पे नहीं चिपक रहे हैं ना, मेरे हाथों को बड़ी कोई सपोर्ट चाहिए, ऐसी उंगलियां बड़ी हैं, हाथ बड़े हैं, तो सपोर्ट भी कोई पोर, कोई रफ सरफेस ज्यादा चाहिए जहां पे मैं अपने हाथों को फंसा के ऊपर चढ़ता जाऊं। लिजर्ड के पास ऐसा क्या है? पतला पतला, छोटा छोटा, छोटी सी दीवार के अंदर जो एंगल्स हैं, लकीरें हैं, खड्डे हैं, ड्यून्स हैं, उन पर वो चिपक के आगे चली जाती है। इवन छत पर घूमती है, नीचे नहीं गिरती, इतना चिपकने का मैकेनिज्म तेज है। मतलब उसके नेल्स पर फर्दर छोटे छोटे पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको पेरापोडिया कहते हैं। तो पेरापोडिया अगर एक स्ट्रक्चर हो सिटाई की तरह और सिटाई की तरह और सिटाई के ऊपर अगेन ऐसे ऐसे अपीयरेंस हो, इनको पेरापोडिया कहते हैं। तो इसके अंदर पेरापोडिया है। पेरापोडिया सिटाई से भी छोटे हैं और ज्यादा हैं और चिपकने की कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं। ये नेरीज के अंदर पेपिली सेंसरी स्ट्रक्चर है। और क्या बचा इस फाइलम से भाई? मुझे पता है नर्वस सिस्टम पढ़ा नहीं, यहाँ पे नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ा, मेजर पोर्शन इसके छोड़ दिए हैं हमने। ये मैंने बनाया है अर्थवाम का एक सेगमेंट और ये दूसरा सेगमेंट। क्या मैं कहूं ये अर्थवाम की गट है? क्या मैं कहूं ये अर्थवाम की बॉडी की वॉल है, बॉडी की मसल्स हैं? क्या मैं कहूं ये नीचे वाली अर्थवाम की स्किन है, ये अर्थवाम की बॉडी की वॉल है, और ये अर्थवाम की बॉडी की बॉडी कैविटी है, सीलोम। ठीक हो गया? तो अभी मैं इनको हटा रहा हूं, कैविटी को और इसको भी। समझ आ गई है आपको? अभी भाई ये बॉडी की क्या है? मसल्स हैं, ये बॉडी की मसल्स हैं। अब जो एपिथेलियल सेल्स हैं, स्किन वाले जो सेल्स हैं, उनके अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को कहा जाता है गोबलेट सेल। इसके अंदर गोबलेट सेल की प्रॉपर्टी आ गई कि भाई सरफेस को क्या करना है? मॉइस्ट करना है। प्लेटिहेल्मिन्थस ने नहीं सोचा था, नेमाटोडा ने भी नहीं सोचा था, ओरिफेरा ने भी नहीं सोचा था, नेडेरिया ने भी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि पानी में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कंजर्वेशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पानी अनलिमिटेड अवेलेबल है। तो ये पानी से निकल के खुशकी पे रहने आया है, तो पानी को कंजर्व करने का मैकेनिज्म है इसके पास। इसीलिए स्किन में क्यूटिन भी है, इम्परमिएबिलिटी भी है कि बॉडी का पानी निकल ना जाए। हमारे पास वैक्स है, स्किन हमारी इम्परमिएबल है, मगर फिर भी कहीं कहीं पर पोर्स भी हैं। यहाँ पे भी सेम किस्सा है। हाँ, मैं कह रहा था प्लेटिहेल्मिन्थस में जो ऑक्सीजन आ रही है पानी के साथ आ रही है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगी अकेली आएगी। जमीन के अंदर ऑक्सीजन पड़ी हुई है, जमीन के पार्टिकल के बीच जो स्पेस है वहां पे ऑक्सीजन पड़ी हुई है। तो ऑक्सीजन पानी के फ्लो से नहीं आ रही, पानी है ही नहीं, पानी फ्लो कर रहा है बॉडी में, अर्थवाम के अंदर। तो ऑक्सीजन अकेली आ रही है। जब ऑक्सीजन आएगी, गैसेस जाएंगी तो बॉडी ड्राई होगी, ड्राई होगी तो सेल मरेंगे, सेल मरेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए सरफेस को क्या करना चाहिए? मॉइस्ट करना चाहिए। तो सरफेस मॉइस्ट करने के लिए गोबलेट सेल है, गोबलेट ने क्या प्रोड्यूस की? म्यूकस, और सारी म्यूकस एपिथेलियल
सेल्स के ऊपर आ गई, कवर बना लिया, ये स्किन हो गई मॉइस्ट। उसके बाद एक ब्लड वेसल है जो लॉन्गिट्यूडनल है सारी बॉडी को, इस बात याद रखनी है। अर्थवाम के अंदर सेगमेंट है मेटामेरिक सेगमेंट। मेटामेरिक सेगमेंट उनको कहते हैं जो कंप्लीटली सेगमेंट हो और एक सेगमेंट दूसरे की कॉपी, दूसरा तीसरे की कॉपी, चौथा पांचवें की कॉपी, सारे कॉपी हो एक दूसरे की। इट मींस इसके अंदर अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर सेपरेट होगा, इसके अंदर अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो इसके अंदर सेपरेट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही है थ्रू आउट द बॉडी। बाकी जो सिस्टम है सारे वो हर सेगमेंट के पास अलग अलग। इसीलिए अगर अर्थवाम को आप टुकड़े टुकड़े कर दें, हर टुकड़े से नहीं अर्थवाम निकलेगी, क्योंकि सारे बॉडी के पार्ट्स एक टुकड़े के पास अवेलेबल हैं और हर टुकड़े से अपने जैसा दूसरा टुकड़ा बन सकता है। तो अर्थवाम में रीजनरेशन पावर है, मतलब अर्थवाम में फ्रेगमेंटेशन होगी। 100 टुकड़े कर दें, 200 टुकड़े कर दें, 200 अर्थवाम पैदा होंगी। समझ आ रही है? फ्रेगमेंटेशन बाय रीजनरेशन अर्थवाम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बाकी सेक्सुअल भी है, हर्माफ्रोडाइट है, थोड़े बहुत यूनिसेक्सुअल है, मेजॉरिटी हर्माफ्रोडाइट है, मगर रिप्रोडक्शन क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये एनिमल की प्रॉपर्टी है, कहीं भी नहीं रटना, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, प्रोटोएंट्री है सारे एनिमल्स के अंदर। यही तो रीजन है कि जंप वाली चेंज आ रही है और एनिमल यूं इवॉल्व हो गए हैं, प्लांट उधर ही खड़े हुए हैं। समझ आ रही है? प्लांट के अंदर बायसेक्सुअलिटी अभी भी है और एनिमल्स के अंदर बायसेक्सुअलिटी होने से भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है। ओके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है मतलब एग जो बनेगा, स्पर्म जो बनेगा, जीनोम तो एक ही है। अगर वो आपस में खुद रिप्रोड्यूस करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन द ऑफस्प्रिंग। हाँ, अगर चेंज आएगी भी सही तो क्रॉसिंग ओवर से आएगी, है ना? थोड़ी बहुत वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसीलिए क्रॉस जो है यूनिसेक्सुअलिटी वो बेस्ट है। ये यूनिसेक्सुअल तो नहीं है मगर रिप्रोड्यूस लाइक यूनिसेक्सुअल करते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था गैसेस के एक्सचेंज की, कि भाई गैसेस की एक्सचेंज कैसे होगी। इसके पास यू शेप कैपिलरी होती हैं, जो कि अटैच होती हैं कहाँ पे? ब्लड वेसल के साथ और स्किन के साथ। तो जैसे स्किन से ऑक्सीजन आएगी एपिथेलियल को क्रॉस करके टपकेगी किसमें? ब्लड वेसल में, यू शेप कैपिलरी में। कैपिलरी आके कहाँ पे खुलेगी? ब्लड वेसल में, और ये ब्लड वेसल सारी बॉडी को ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगी। क्या मैं कहूँ, ये पहला फाइलम है जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया है, वो भी क्लोज। रेड ब्लड है, हेमोग्लोबिन है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, देयर इज नो हार्ट, ब्लड वेसल पंपिंग है। बस पहला फाइलम आएगा आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर ब्लड वेसल से हार्ट बनेगी। ब्लड वेसल कहेंगी यार थोड़ा एक जगह को मोटा करो, ब्लड वेसल को मोटा करो। मोटी ब्लड वेसल को क्या कहते हैं? साइनस। मोटी ब्लड वेसल को मसल बनाओ, ज्यादा बढ़ाओ, मसल बढ़ गई तो साइनस में ब्लड कितनी आएगी? पंप करो। जब पंप करो ये हर्ट हो गई, एक चेंबर वाली हर्ट आ गई इसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। देन ये बढ़ेगी आगे फिशेस के पास 2 चेंबर वाली हर्ट, मतलब एक चेंबर वो बना, उसके साइड दूसरा बना, मैं भी हर्ट बन रहा हूँ। ये एट्रियम कहलाया, ये वेंट्रिकल कहलाया। फिर एमपी में हमने सोचा ये एट्रियम है, इसके नीचे वेंट्रिकल बनाते हैं। एट्रियम को 2 करो भाई, एक ऑक्सीजनेटर ले आएगा, दूसरा डीऑक्सीजनेटर ले आएगा। फिर रेप्टाइल ने कहा 3 चेंबर सही है, क्रोकोडाइल ने कहा नहीं, वेंट्रिकल को भी सेपरेट करो, ऑक्सीजन तो वही मिक्स हो रही है। फिर कौन सा क्रोकोडाइल मतलब रेप्टाइल, क्रोकोडाइल मतलब रेप्टाइल, उसके अंदर सेप्टम आ गया वेंट्रिकल का। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चेंबर हर्ट के आ गए। तो हर्ट कहां से इवॉल्व हुई है? ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल मतलब साइनस से। कौन से फाइलम से? आर्थ्रोपोडा से। एनिलिडा में सिंपल ब्लड वेसल है, मस्कुलर, और वो सारी पंप करती है, ब्लड को धक्का देती है, ब्लड आगे जाती है। बहरहाल ये अगर मैं कहूँ गट को ब्लड चाहिए तो कौन देगा? इधर से ब्लड सप्लाई होगी, बॉडी के वाल को, इधर को, उधर को, रिप्रोडक्शन सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, सबको ब्लड वेसल ही पहुंचेगी। अब ब्लड वेसल की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन है, वो बढ़ गए हैं तो ऑक्सीजन जो सरफेस वाली डायरेक्ट डिफ्यूजन से नहीं आ सकती। बॉडी लंबी भी है, मोटी भी है, और अंदर मोटे मोटे ऑर्गन भी हैं,
मतलब सेल की रीच बढ़ गई तो स्किन वाली पैलेटी एलिमेंट्स थोड़े हैं इतने पतले के ऑक्सीजन आ गई, सबको मिल गई। यहाँ पे कैविटी बन गई है, मतलब आइसोलेशन हो गई है सेल्स की। दरिया पार करना है ऑक्सीजन को, तो ब्लड वेसल चाहिए ना, जो जाके सीधा ब्रिज बन के आके कहे लो भाई ऑक्सीजन, लो भाई सब लो, सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन दे रही है। मतलब कैपिलरी सिस्टम है इसके अंदर, आर्टरी वीन है बाकायदा, मतलब अच्छे वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है कुल मिला के। गैसेस एक्सचेंज बाय स्किन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम कर रही है, स्किन गैसेस एक्सचेंज कर रही है म्यूकस बन के। अब एक आखिरी बात पढ़ा के इस फाइलम को वाइंड अप करते हैं और आगे चलते हैं। भाई मुझे बताएं, क्या ये बॉडी कैविटी देखी है आपने? यहाँ पे एक होता है, कौन सा फाइलम पढ़ा रहा हूँ, अर्थवर्म। ये होता है नेफ्रिडियो स्टोम, 4 होता है नेफ्रिडियो स्टोम मतलब माउथ। ये बॉडी, अभी सुने, जो इसने खाया, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद पता है फूड कहाँ गया? बॉडी कैविटी में। बॉडी कैविटी से ब्लड ने एब्जॉर्ब किया, ब्लड ने किसको दे दिया खाना? सेल्स को। सेल्स ने उसको मेटाबोलाइज किया, मेटाबॉलिक वेस्ट बने, मेटाबॉलिक वेस्ट डायरेक्ट बॉडी कैविटी में। तो बॉडी कैविटी में फूड भी पड़ा है फ्लूइड के अंदर और वेस्ट भी पड़े हैं। अब इस बॉडी कैविटी के फ्लूइड को फिल्टर करना है, एक्सक्रीट करना है। काम की चीजें एक्सक्रीट करनी है या फालतू वेस्ट एक्सक्रीट करने हैं, तो ये नेफ्रिडियो स्टोम जो है एब्जॉर्प्शन करता है रेंडमली। क्या एब्जॉर्ब करता है? सब कुछ। नेफ्रिडियो स्टोम माउथ की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब। क्या काम है इसका? एब्जॉर्प्शन। और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट, जो कि क्या करती है? इसके साथ ब्लड वेसल अटैच होते हैं। ये ब्लड वेसल थी ना, इसे ब्लड वेसल आती हैं, ये कैपिलरी होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर फॉलो करती हैं। जैसे हमारे नेफ्रॉन को फॉलो कर दिए, दो भाई कैल्शियम वापस दो, मिनरल वापस दो, ये वापस दो, ग्लूकोज वापस दो। तो ये ब्लड रीअब्जॉर्प्शन करने आई है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट से मटेरियल कहाँ जाएगा? कौन सा मटेरियल जाएगा? जो बॉडी के काम का होगा। देन जो बचेगा उसके लिए ये बड़ा सा मोटा सा ब्लेडर रखा है इसने। ब्लेडर क्यों आया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लेडर फॉर्मेशन? कि भाई खुशकी पे रह रहे हैं, कभी भी पानी, जमीन खुश्क हो सकती है, पानी नहीं मिल सकता। ब्लेडर रखो ताकि थोड़ा बहुत यूरिन स्टोर कर सके। यूरिन मतलब पानी, डायरेक्ट सारा पानी ना निकालो, यूरिन को स्टोर करो। यूरिया बनाया है तो स्टोर कर सकते हैं ना, यूरिया टॉक्सिक तो नहीं है ना अमोनिया जितना, तो थोड़ा यूरिन रखो। जब पानी कम होगा, बॉडी से को बाहर से नहीं मिलेगा, तो ब्लेडर से पानी को क्या कर लेंगे? रीअब्सॉर्ब कर लेंगे और यूटिलाइज करेंगे बॉडी के सेल्स के लिए। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए म्यूकस भी बनी है, काइटिन भी बनी है और ब्लेडर भी बना है कि पानी को जाने ना दो, पानी को यहाँ पे भी जाने ना दो, रखो ताकि रीयूज कर सकें पानी का। ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कंसिस्ट ऑफ कितने पार्ट? एक नेफ्रिडियो स्टोम, दूसरा क्या? कलेक्टिंग डक्ट, तीसरा क्या? ब्लेडर, और चौथा एक्सक्रीटोपोर या नेफ्रिडियोफोर। इसको कहते हैं नेफ्रिडियोफोर या एक्सकरेंट पोर। इससे यूरिन बाहर, यूरिन में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। यहाँ पे आपका ये टॉपिक पूरा, इसको कल पॉलिश करेंगे दोनों को, कुछ चीजें देखेंगे 4-4, 5-5 पॉइंट जो रह गई हैं पंजाब फेडरल इधर उधर से। फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट फाइलम इंशाल्लाह। ब्रेक हो गई है, ब्रेक करें, कल पढ़ेंगे।